मैं पहली बार जाने वाली हूँ बैंकॉक और ये मेरी है बोर्डिंग पास। अभी चेक इन वेक इन करा लिया है और इस वीडियो में मैं आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि कैसे बजट में आप ट्रैवल कर सकते हैं इंडिया से बैंकॉक। फिलहाल मैं अमृतसर के एयरपोर्ट पे हूँ जहाँ से मैंने फ़्लाइट बुक करी है बैंकॉक की और ये मुझे पड़ी थी 7,500 में। अगर आप फ़्लाइट्स बुक करना चाहते हैं काफ़ी कम रेट्स में तो आपको काफ़ी पहले बुक करानी चाहिए और सारी रात वाली फ़्लाइट्स बुक करानी चाहिए। तो ये एक हैक है जो आप यूज़ कर सकते हो। एंड अगला हैक ये है कि आप कैरी चेक इन बैगेज ना ऐड करो, उससे काफ़ी ज़्यादा पैसे मतलब 2000 एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे आपके इन फ्लाइट्स के लिए। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें। और स्काई स्कैनर पे एवरीवेयर ज़रूर लगा के चेक कर लें। स्काई स्कैनर पे आपको हर जगह से इंडिया से सबसे ज़्यादा सस्ती फ्लाइट बैंकॉक के लिए कहाँ से मिल रही है ये आप बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम मैं जब मलेशिया जा रही थी तो मैंने यहाँ से एक समोसा खा लिया था गलती से, 350 रुपये का समोसा था। इस बार वो गलती नहीं करूँगी मैं। तो यार ये लिया, मुझे लगा था कि 20-30 रुपये का होगा कार्ड चेक करने के लिए कि इंटरनेशनल ऑन है कि नहीं, तो मैंने सोचा चलो ले लेते हैं। अब ये तो 30 रुपये में मिलती थी मेरे को, मैं ये स्टारबक्स वाला लोगो नहीं दिखाई दिया। 600 रुपये लगे, 600 रुपये। इतना गिल्ट हो रहा है ना कसम से, इतने पैसे बचाती हूँ मैं और इसमें एक साथ 600 रुपये लगे। सुबह के 6:30 बज चुके हैं और मैं पहुंच चुकी हूँ डॉन मियोंग इंटरनेशनल थाईलैंड एयरपोर्ट। अब ये बैंकॉक से 32 किलोमीटर दूर है, तो सेंटर से काफ़ी दूर है। तो यहाँ से कैब वगैरह लेनी पड़ेगी या बसेस भी हैं, तो ये सारे ऑप्शंस हैं अवेलेबल यहाँ से। और वीज़ा की बात करते हैं तो वीज़ा यहाँ पर नहीं है, मतलब वीज़ा फ्री है, बट यू नीड टू फिल अ फॉर्म जिस TTAC फॉर्म, थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड, जो कि आपको 3 दिन पहले मतलब इन 3 दिन के अंतरकाल में भरना होना चाहिए। तो वो मेरा पहले ही भरा हुआ था। अगर आपने नहीं भी भरा है तो यहाँ पे भी आके एयरपोर्ट पे भी आके बहुत लोग भरते हैं क्यू में खड़े होके, तो वैसा ना हो इसके लिए आप पहले से ही भर के रखें ताकि बहुत ही सीमलेस प्रोसेस हो इमिग्रेशन का। इमिग्रेशन में 2-4 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, कब स्टे कर रहे हो, वापसी की फ़्लाइट है या नहीं है, ये सब वगैरह। तो इट विल नॉट बी अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क हियर इन थाईलैंड। और चलते हैं अभी कैब बुक करेंगे ग्रैब से, एंड ग्रैब एप्लीकेशन पहले से ही डाउनलोडेड है, तो आगे देखते हैं। सो बाकी मैंने ई सिम पहले ही ले लिया था अगोडा से, एंड 8 डेज़ के लिए वो मुझे पड़ा था 400 समथिंग का। तो अगोडा का सबसे ज़्यादा चीपेस्ट मुझे लगा, 2 GB पर डे मुझे मिल जाएगा एंड 400 में फॉर 8 डेज़। सो बाकी सर्विस प्रोवाइडेड भी है एंड दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड पोस्ट, तो आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा कि आप अगोडा चूज़ करें क्योंकि इट इज़ चीपेस्ट। एंड बस QR कोड से एक्टिवेट करना था ई सिम, जो मैंने अभी कर लिया है। तो मैंने मेरी बुकिंग जो थी थाई लॉयन एयर से की थी। थाई लॉयन जो है इंडिया के कई पार्ट से कनेक्ट होता है, मतलब कि ये तो काफ़ी अफोर्डेबल भी है प्राइसिंग इनकी, और इंडिया के चेन्नई, कोलकाता, मुंबई हर जगह से इसकी कनेक्टिविटी है। तो काफ़ी ईजी है इस फ्लाइट में आना, क्योंकि स्पेसिफिकली मैं बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। दूसरा रीज़न है कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फ्लाइट है, मतलब हमारी सीट्स जो होती हैं यूजुअली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है अगर आप इंडिगो या किसी और प्लेन में जा रहे हो, तो कंपैरेटिवली अगर देखें तो सीट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और बाहर निकलते ही ये नज़ारा। तो 4 ऑप्शंस हैं डॉन मियोंग से आपके होटल तक के जाने के लिए। अगर आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो आप MRT से MRT से तो मत ही जाओ। अगर आपके पास पैसे हैं बहुत तो आप जाओ कैब से। अदरवाइज़ आपको और ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं जैसे कि MRT, बसेस, तो यहाँ पर ये 3-4 ऑप्शंस हैं वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आपको इन एयरपोर्ट ही कनेक्टिविटी मिल जाएगी इन सबकी। वाईफाई पासवर्ड? यस। सो यहाँ पर आने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको यहाँ पर इंग्लिश स्पीकर बहुत कम मिलेंगे। मोस्टली जो लोग बोलते हैं, मतलब आप जिम वर्कर या फिर किसी से बात करोगे तो दे स्पीक थाई। तो गूगल ट्रांसलेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, कि आपको यूज़ करना आना चाहिए और गूगल ट्रांसलेट यूज़ करो यहाँ पे हर जगह, क्योंकि उसके बिना गुजारा नहीं है। तो ये एक नॉर्मल सा स्ट्रीट है बैंकॉक का, और इतना खूबसूरत और इतना साफ़ सुथरा है। अगर साफ़ सफाई में हम लोग भी थोड़ा हाथ डालें
तो शायद बहुत अच्छा करेंगे। यार कॉफ़ी पीने आई थी, 30 भाग की है ये कॉफ़ी। एंड सबसे बढ़िया चीज़ इसमें मुझे ना ये हैंडल लग रहा है, काफ़ी हैंडी है। तो अगर आप थाईलैंड की ट्रिप प्लान कर रहे हो ना, एक चीज़ आप बहुत ज़्यादा खास ध्यान रखना, जो हम लोगों ने थोड़ी मिस कर दी थी, कि आप ना सेंटर के पास में ही होटल लेना। ऑल्दो वो महंगे होंगे, बट मैंने थोड़े अफोर्डेबल प्राइस के चक्कर में, स्विमिंग पूल और जिम के चक्कर में क्या किया कि मैंने सेंटर से 9 किलोमीटर दूर ले लिया जो होटल है हमारा। अब उससे प्रॉब्लम क्या हुई कि अब हमारे लिए कम्यूट के इश्यूज हैं। यहाँ पर है तो सही, आपको MRTs भी मिल जाएंगी, बसेस भी मिल जाएंगे, बट उनकी ना कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा इश्यूज है। अगर आपको 9 किलोमीटर भी ट्रैवल करना है तो वो बस आपको 1.5 घंटे लेके घुमाएगी सिटी में, क्योंकि इंडिया जैसा नहीं है कि आप मतलब धड़ल्ले से चल रहे हो, बहुत ही सिस्टमैटिक वे में प्लान्ड है सारी चीज़ें। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि आप नज़दीक से नज़दीक, सेंटर के नज़दीक में जितना ज़्यादा ले सकते हो उतना ज़्यादा आपके लिए अफोर्डेबल रहेगा और ईजी भी रहेगा कम्यूट करना। क्योंकि अभी जो मैं ग्रैब ऑप्शन देख रही हूँ यहाँ से, वो 600-700 फॉर 9 किलोमीटर्स है, विच इज़ डबल द प्राइस वी हैव इन इंडिया। और अगर यही हम बस से जा रहे हैं तो हमें कई बारी चेंज करनी पड़ेगी बसेस और MRTs भी। वन थिंग आई फेल्ट एज अ टूरिस्ट ओवर हियर इज कि यहाँ पर भाई कोई इंग्लिश बोलता ही नहीं है, लोकल बिल्कुल भी नहीं इंग्लिश समझते। तो आपको हर जगह आपको गूगल ट्रांसलेट यूज़ करना पड़ेगा। तो गूगल ट्रांसलेट इज़ मस्ट, और eSIM वगैरह पहले से ही कर लेना ऐड, वरना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आपको महसूस होगी। एज अ वेजिटेरियन आप यहाँ पर कुछ भी कहीं पर मत खाना जो डिशेज क्लेम करेगी वीगन या ऐसे सब। द रीज़न इज़ कि दे ऐड पोर्क और श्रिम्प पेस्ट इनटू इट, सो यू आर अ वेजिटेरियन एंड हम लोग रिलीजियस रीजंस की वजह से वेजिटेरियन है, एंड इफ यू थिंक यू कैन ईट इट, यू आर गोइंग रॉन्ग। तो प्रो टिप यही है कि इंडियन रेस्टोरेंट में, इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में खाएं, जैसे चेन्नई मराठा भी है यहाँ पे, और यहाँ पर बहुत सारे हमारे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट हैं, वहाँ पे खाएं आप जाके, या फिर पंजाब ग्रिल जैसे रेस्टोरेंट भी है। तो ये $150 है, एंड I'm gonna be changing it into the करेंसी, और ये सामने करेंसी एक्सचेंज सेंटर है। अगर आप शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो अफोर्डेबल प्राइस पे, तो ये मॉल आपके लिए बेस्ट है। ये है प्लैटिनम मॉल, ये सेंटर में ही है बैंकॉक में, और यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा आपको, एक्सेसरीज से लेके शूज़, बैग्स और क्लोथ्स तो आप पूछो ही मत, कितने ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के, और मेंस और वुमेंस के लिए पैराडाइज है, बिल्कुल पैराडाइज है, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी। फूड भी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे एज अ वेजिटेरियन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर। और ये देखो, ये नाइट मार्केट है, ये जस्ट आउटसाइड प्लैटिनम मॉल के है, इसको कहते हैं प्रातुनम नाइट मार्केट। यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस और भी हैं, और बैंकॉक काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है ऊपर से। मुझे यहाँ पे चलते चलते ऐसा लग रहा था कि सब कुछ कितना अच्छा है। तो गाइस, बैंकॉक की नाइट लाइफ जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। जस्ट लुक एट दिस व्यू, इजंट इट स्टनिंग? तो कल तक मैं ऐसा फील कर रही थी कि जहाँ पे मैं रह रही हूँ ना, वो बहुत दूर है बैंकॉक से, 8-10 किलोमीटर, एंड कम्यूट करना बहुत मुश्किल है। आज मुझे वही जगह बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि इसके आसपास भी बहुत कुछ है, एंड द बेस्ट थिंग इज़ यहाँ पर शांति बहुत है। मतलब इट्स लाइक हम बाली वगैरह आ चुके हैं। ये मॉल सेंटर ईस्ट विलेज जो थोड़ा दूर है बैंकॉक से, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस बहुत अच्छे थे। तो इस मॉल का नाम है सेंट्रल ईस्ट विलेज, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये आपको लाड ब्राओ जो एरिया है उसके आसपास मिल जाएगा, बहुत ही ज़्यादा कलरफुल है। सो यार, वन थिंग आई फील कि हमेशा जब आप थाईलैंड, बैंकॉक की बात करते हैं तो पीपल हैव अ परसेप्शन ऑफ पीपल कि ऐसे लोग होते हैं वहाँ पर, बट इतना मैंने ट्रैवल कर लिया यहाँ पे, एंड आई फील कि ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। देयर इज़ वन स्ट्रीट जो कि पटाया में है, और जिसकी वो लोग वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे वायरल करते हैं, और वो एरियाज हर कंट्री में होते हैं, हर कंट्री में। तो पीपल शुड नॉट जज दीज पीपल, इतने हार्ड वर्किंग लोग हैं, इतने हॉस्पिटैलिटी इतनी अच्छी है यहाँ की। तो जैसे इंडिया को सब कहते हैं बाहर के वर्ल्ड में कि हमारे यहाँ गंदा खाना मिलता है, बहुत ज़्यादा गंदगी है, दो हमारे पास सब कुछ है, मतलब खूबसूरती भी है, वी हैव प्रॉब्लम्स एज वेल, सेम दे हैव अ सेक्शन वेयर ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपन, एंड लोगों ने गंद मचा रखा है बाहर के लोग आके।
इट्स नथिंग लाइक कि आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर इन जनरल। और मैं यहाँ बैंकॉक से फुकेट जा रही हूँ। अभी फुकेट के लिए मैंने फ़्लाइट ली है डॉन म्योंग से। डॉन म्योंग जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इनका, जहाँ मैं हूँ फ़िलहाल, वहाँ से ये 17 किलोमीटर दूर है। और अगर मैं फ़्लाइट्स की बात करूँ, फ़्लाइट्स यहाँ आपको 2000 से 3000 के बीच में मिल जाएंगी। वहीं अगर आप कैरी ऑन बैगेज या चेक इन बैगेज ऐड करना चाहते हो एक, तो उसका भी प्राइस उतना ही होगा जितना आपके फ़्लाइट का प्राइस है। तो हमेशा सोच के चलें कि आपको ट्रिप कैसे प्लान करनी है फुकेट के लिए। डायरेक्ट आपको दिल्ली से या फिर इंडिया से कहीं से लेनी है फुकेट के लिए फ़्लाइट, या फिर यहाँ आके लेनी है, क्योंकि इट विल बी एक्सपेंसिव फॉर यू। जाते जाते ये जगह बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे को। एक्चुअली वेदर बहुत अच्छा है, ऑल द टाइम बहुत अच्छा है। 24-25 डिग्री, और जो मतलब 45 डिग्री में रह के आया हो उसके लिए तो ये जगह जन्नत है। और इतने प्रॉपरली प्लान तरीके से बनाई गई है, इतनी शांति है। शांति इज़ वॉट अ पर्सन लुक्स फॉर व्हेन दे आर ऑन अ वेकेशन, या फिर इन जनरल आप जीवन में शांति ही चाहते हैं। तो ये जगह, ऐसे ऐसे घर आपको दिखेंगे, लोग चिल लाइफ जी रहे हैं, नोबडी इज जजिंग यू, एवरीथिंग इज पीसफुल एंड यू आर जस्ट लिविंग योर लाइफ एंड यू आर नॉट बाउंडेड बाय द बाउंड्रीज ऑफ अदर्स। सो दिस इज ऑल्सो कूल, एंड व्हेन यू आर एन इंडियन इट्स जस्ट समथिंग अ लग्जरी। तो यहाँ पर थोड़े से ना मेसी वायर्स दिख जाएंगे आप, केबल वायर। तो ये तो जो इंडियन सिटीज़ में भी आपको यू विल नॉट फाइंड। तो आई जस्ट सर्च की ऐसा क्यों है, ऐसा कि ये सारे जो वायर्स हैं वो ऐसे लगे हुए हैं एक तरफ ही, मतलब मेस्ड अप थोड़े। तो इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो मतलब केबल ऑपरेटर्स या फिर जो भी है वो थोड़ी अपनी मनमानी कर सकते हैं। तो यहाँ पर लैक ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है रिगार्डिंग दिस थिंग, तो इसलिए लोग कर पा रहे हैं। बट दे आर ट्राइंग टू मूव इट अंडरग्राउंड। अभी शुरुआत नहीं हुई है इतनी, बट कई जगह आप नहीं देखोगे ये। तो इन्होंने भी कोशिश करनी स्टार्ट कर दी है। ये ऑलवेज आपको दिखाई देगा थाईलैंड में।